बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैरागॉन सिटी रेफरेंस के हवाले से। पैरागॉन सिटी रेफरेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के ख़िलाफ़ कल अहम समाअत हुई है 8 जुलाई को। कल हम इसके ऊपर बात नहीं कर सके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात करनी थी और एक दिन में पॉसिबल नहीं था कि कल मैं इसके ऊपर भी आपके साथ शेयर करता। इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी कल, जो जवादुल हसन जज हैं एहतसाब अदालत लाहौर के, उनकी अदालत में समाअत थी। ख्वाजा बरदरान अदालत में पेश हुए हैं। इस मरहले पर मैं आपको दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। एक तो जो कल की प्रोसीडिंग्स है, कल एक अहम गवाह के ऊपर जिरा हुई है। जिरा कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। जब कोई भी प्रोसिक्यूशन का कोई गवाह आता है तो उस गवाह के एविडेंस के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर जो मुल्ज़िम का वकील होता है वो जिरा करता है, वो उससे सवाल जवाब करता है, वो सच उगलवाना चाहता है, तो उसको हम जिरा कहते हैं कानूनी टर्म में। क्रॉस एग्जामिनेशन इंग्लिश में हम कहते हैं। तो कल क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है नज़ीर अहमद पटवारी के ऊपर। ये बहुत अहम गवाह था नैब का, जिसके ऊपर कल जिरा कंप्लीट हो गई है और ये कल 4 घंटे की समाअत हुई है और 4 घंटे मुल्ज़िम के जो वकील थे वो जिरा करते रहे हैं नज़ीर अहमद पटवारी के ऊपर। और इस केस में जो मेन गवाह है कैसर अमीन भट्ट, जो कि पैरागॉन सिटी का डायरेक्टर था, वो भी कल अदालत में पेश हुआ है। वो कोरोना वायरस की वजह से उसको एम्बुलेंस पर लेके आया जाता है और कल भी उसकी हाज़िरी लगवाई गई है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो एविडेंस दे सकता, इसलिए उसकी जो एविडेंस है उसको अभी मौखर किया गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर उसकी एविडेंस करवाई जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस गवाह की कल नज़ीर अहमद पटवारी की जिरा हुई है और जो उसके ऊपर सवाल जवाब हुए हैं, उसने पैरागॉन सिटी केस को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया है और कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं बची कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि कुछ ख़राब हुआ है और कुछ उसके अंदर उनको कोई रिलीफ मिल सकता है ख्वाजा बरदरान को। अब मैं आपके साथ जो अहम बात है वो ये है, जो ये एक हमारा हिस्सा होगा बात का, और दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि साद रफ़ीक और जो वकील हैं, प्रोसिक्यूटर जो नैब के वकील हैं, उनके दरमियान गर्मा गर्मी हुई है और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। वो किस इशू के ऊपर हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 121 गवाह हैं ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ इस केस के अंदर, और ये 121 गवाह वो हैं कि जिसमें हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है पैरागॉन सिटी में, और ये 59 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है आम आदमी के साथ। ये सारे वो लोग हैं, जब भी किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, जब कोई किसी के साथ लेन देन में कोई फ्रॉड करता है, तो वो सारे लोग भी फिर प्रोसिक्यूशन के गवाह होते हैं। इसलिए प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं उसमें 120 टोटल गवाह हैं। उसमें कुछ लोग हैं जो पैरागॉन सिटी के ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कैसर अमीन भट्ट जैसे लोग हैं जो डायरेक्टर है। इस तरीके से और भी हाई ऑफिशियल्स हैं जो पैरागॉन सिटी रेफरेंस के, वो भी गवाह हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल गवाह हैं, सब रजिस्ट्रार अजीज़ भट्टी टाउन वो इसके अंदर गवाह है। 2 पटवारी, रियाज पटवारी और नज़ीर पटवारी, ये जो उस इलाका के पटवारी थे जिन्होंने ख्वाजा बरदरान के कहने के ऊपर गैर कानूनी तरीके से इनको जो ज़मीनें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उनके डॉक्यूमेंट्स बना कर इनको दिए, वो भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं, वो भी इसके अंदर गवाह हैं। तो ये 120 गवाहों में से 7 गवाहों की स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड हो चुकी है। सितंबर 2019 में ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद हो गया था। उसके बाद जो कार्रवाई है वो काफ़ी स्लो हो गई थी। अब दोबारा आकर वो दोबारा एक्टिव हुए हैं और नैब अब इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि पहले कोई इनके दरमियान प्ली बारगेनिंग का कोई चांसेस थे जो बाद में ख़त्म हो गए। प्ली बारगेनिंग की उम्मीद टूट गई और उसके बाद अब दोबारा नैब एक्टिव हो गया है। नैब ने 7 गवाहों की स्टेटमेंट करवा दी है। उसमें से एक गवाह की स्टेटमेंट के ऊपर कल जिरा हुई है और जो बेसिक क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया था कि एक तो 40 कनाल ज़मीन गैर कानूनी तौर पर इन्होंने अपने नाम लगवाई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक और इनकी जो वाइफ है साद रफ़ीक की, उन्होंने अपने नाम लगवाई। और दूसरा जुल्म ये किया कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर सिर्फ कागजात बनवा लिए, कोई नक्शा LDA से अप्रूव नहीं करवाया, और वो डॉक्यूमेंट्स जो पटवारियों से जाकर कोई पूछता था कि क्या ये ज़मीन इनकी पैरागॉन सिटी में आती है, ये एयर सोसाइटी थी और एयर सोसाइटी से इन्होंने
उसको कन्वर्ट किया गैर कानूनी तौर पर बग़ैर इजाज़त के पैरागॉन सिटी में, और पैरागॉन सिटी में कन्वर्ट करके उसके गैर कानूनी तौर पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए। जब कोई बंदा इनसे प्लाट ख़रीदता था, फ़ाइल लेता था और वो जाकर मुतल्लिका पटवारी से पूछता था, तो मुतल्लिका पटवारी कहता था हाँ जी ये ज़मीन क्लियर है, और वो ज़मीन क्लियर करते करते 40 कनाल वहाँ पर जो अराज़ी थी वो इन्होंने अपने नाम गैर कानूनी तौर पर लगवाई। उसके बाद जो लोग इनके पास आते थे उनको फ़ाइलें बेचते थे, उसके एवज़ इन्होंने 59 करोड़ रुपए का टीका लगाया गरीब आवाम को, और अब वो सारे के सारे लोग इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और ये जो सबसे अपने आप को जो मगरूर लोग हैं, मैं समझता हूँ हमजा शहबाज के अलावा PMLN में जो दूसरे नंबर पे कोई मगरूर होगा, शायद राना सनाउल्लाह से भी ज़्यादा मगरूर ये ख्वाजा साद रफ़ीक है। जिस तरीके से ये अदालत में पेश होता है और जिस तरीके से इसने बदतमीज़ी की है नैब के प्रोसिक्यूटर से, वो काबिल मुज़म्मत है। अब होता क्या है कि ये जो लोग थे, ये जितने विक्टिम्स थे, ये सारे के सारे प्रेस क्लब गए थे। इन्होंने वहाँ पर 3-4 दिन तक एहतजाज करते रहते और उसके बाद इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी। क्या इमरान खान ने कहा था कि आप लोगों को गैर कानूनी तौर पर प्लाट अलाट करें, आप जो ज़मीन एग्जिस्ट ही नहीं करती लोगों से पैसे लें और उनको आप प्लाट अलाट कर दें? क्या इमरान खान ने कहा था जिन लोगों के 59 करोड़ आपने खाए हैं, उनके साथ फ्रॉड किया है, कि वो प्रेस क्लब जाएँ और आपके खिलाफ एहतजाज करें? एहतजाज के बाद क्या इमरान खान ने नैब को कहा था कि आपके खिलाफ इंक्वायरी हो? आपने जुर्म किया है, आपने इलीगैलिटी की है, आपने फ्रॉड किया है, आपने मासूम लोगों को लूटा है। उसके बाद उन जो विक्टिम्स थे, जो एग्रीव्ड थे, उन्होंने आपके खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज करने के बाद आपके ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी शुरू की है, उसमें आपके ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल आ गया है, रेफरेंस फाइल हो गया, आप जेल चले गए हैं। ये सारा कुछ आपके करतूतों की वजह से हुआ है। और जब आप बाहर आते हैं, मीडिया के सामने तकरीर करते हैं, तो आप इमरान खान को गालियां देते हैं। अब इस बात की नहीं समझ आती कि इमरान खान को आपको हिस्सा देते थे, कोई आपको कमीशन उसको देते थे, जिसकी वजह से इमरान खान कमीशन तो खा गया है, लेकिन अब वो आपके ख़िलाफ़ है। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका ये गुस्सा बताता है कि आप मुजरिम हैं। नज़ीर पटवारी का बयान ये था कि मैंने इनके कहने पर इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें इनके कागज़ी तौर पर फ़र्दें बनाई, वो फ़र्दें जारी की, और वो फ़र्दें जारी क्योंकि उनका ये कहना था कि ये वज़ीर रेलवे थे और ये ख़ास आदमी थे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के, और जब इनका कहा नहीं मानता था तो डायरेक्ट CM हाउस से कॉल आ जाती थी। कभी हमजा शहबाज से ये धमकी लगवाते थे, कभी ये शहबाज शरीफ के जो पर्सनल सेक्रेटरी है तौकीर शाह, उससे ये धमकी लगवाते थे, और मजबूरन हमें कागज़ बनाकर देना पड़ते थे क्योंकि हम मुलाजिम थे और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। और ये गैर कानूनी और इल्लीगली तौर पर जाली किस्म के, फेक किस्म के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते थे, और ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे और उनको ज़मीनें, फ़ाइलें अलाट करते थे। वो फ़ाइलें जो ज़मीनें एग्जिस्ट ही नहीं करती होती थी, जो ओरिजिनल ज़मीन थी वो सारी इन्होंने अपने नाम लगवा ली थी, और जो बाकी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स थे उनकी बुनियाद पर ये लोगों को फ़ाइलें बेचते थे। और ये इतने बड़े धंधे में मुलव्वस थे। जो वकला थे, पहले तो जो साद रफ़ीक के वकला थे, उन्होंने बहाना लगाया, उन्होंने कहा जी कि हम आज इसके ऊपर जिरा नहीं करना चाहते, हमें टाइम दिया जाए। जो सीनियर वकील हैं वो आज अदालत में हाज़िर नहीं हो सकते, लेकिन जो जज जवादुल हसन है उन्होंने कहा कि या तो आज आप जिरा करेंगे या आपका राइट क्लोज़ कर दिया जाएगा। अगर आप जिरा करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं जिरा करना चाहते तो आपका राइट क्लोज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद अदालत अपने अगले मराहल को देखेगी। जिसके बाद फिर उन्होंने कुछ टाइम लिया अदालत से, और टाइम लेने के बाद दोबारा जब उनके सीनियर वकला अदालत में पेश हो गए, उन्होंने जिरा शुरू की। उनकी जिरा का सिर्फ़ और सिर्फ एक मौक़िफ़ था, और वो ये था, वो जो गवाह था उससे ये उगलवाना चाहते थे कि आपके जो आपने ये बयान दे रहे हैं, आपको किसने कितने पैसे दिए हैं, क्या नैब ने कोई इन्फ्लुएंस किया है, क्या इस वक्त की जो हुकूमत है या इस वक्त के जो वज़ीर आला से पंजाब हैं वो कोई प्रेशराइज़ कर रहे हैं, वो किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस का सबब बन रहे हैं, वो कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कोई थ्रेट कर रहे हैं, वो आपको कोई वर्गला रहे हैं, आप ख्वाजा साद रफ़ीक की किसी दुश्मनी की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ बयान देने हैं। उनका सारे का सारा जो ज़ोर था, क्योंकि अब इनका डिफेंस ये है, हमेशा जब भी कोई क्रिमिनल मैटर में जो मुल्ज़िम साइड होती है वो अपना एक डिफेंस तैयार करती है, और जब वो अपना डिफेंस तैयार कर लेती है वही स्टेटमेंट वो पुलिस के सामने या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को देती है। वही स्टेटमेंट उन्होंने जब अक्यूज़ की जो डिफेंस स्टेटमेंट है 342 की जब वो दी जाती है तो वही स्टेटमेंट होती है, और जो जिरा की जाती है गवाहों से, तो उस वकील का ये काम होता है
कि वो हर सवाल ऐसा करता है उस गवाह से कि उससे वो ये उसके मुंह से ये निकलवाना चाहता है कि जो उनका डिफेंस है वही ठीक है और असल में जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है वो गलत है, और वो प्रोसिक्यूशन स्टोरी और जो एविडेंस है, जो जवाब है गवाह का, उसके दरमियान वो कंट्राडिक्शन लाना चाहता है कि उसके दरमियान कोई तजाद आ जाए और उसका फ़ायदा मुल्ज़म को हो जाए। अब वो हर सवाल की बुनियाद पर वो ये नहीं पूछते थे कि क्या कोई एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी कन्वर्ट हुई है, वो ये सवाल नहीं पूछना चाहते थे कि आपसे कोई गैर कानूनी डॉक्यूमेंट बनवाए गए, वो ये सवाल नहीं पूछना चाहते थे कि आपने 59 करोड़ रुपए खाया है, वो ये सवाल नहीं पूछना चाहते थे कि आपने कोई पैरागॉन सिटी में 40 कनाल ज़मीन इनके नाम लगवाई है। वो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पूछ रहे थे कि आपको किसने ब्लैकमेल किया है, आप किसी के खौफ में आकर गवाही दे रहे हैं, आपको कोई हरासा कर रहा है, आपको किसी ने लालच दिया है, आप नैब के साथ मिल गए हैं, आपने नैब के साथ गठजोड़ कर लिया है। ये सारे के सारे सवालात थे। 4 घंटे की डिटेल जिरा के बाद जो गवाह था उसकी जिरा कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेट पर अदालत ने कहा कि बाकी गवाहों की, अब इसमें जो 120 गवाह हैं सारे के सारे गवाह नहीं करवाने, मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम 10 से 15 गवाह करवाए जाएंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उसमें जो विक्टिम्स हैं 3-4 लोग विक्टिम के होंगे, एग्रीव्ड होंगे, उनकी करवाई जाएगी एविडेंस, और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं या जो पटवारी हैं या जो सब रजिस्ट्रार है, इस तरह के लोग हैं, कैसर अमीन भट्ट, इनकी एविडेंस करवाई जाएगी और एविडेंस क्लोज़ हो जाएगी। और पैरागॉन सिटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि मीर शकील के ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस मौजूद है, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और पहले भी मैंने बताया था कि पैरागॉन सिटी में काफ़ी मटीरियल मौजूद है नैब के पास, और ये लंबे अरसे के लिए इनको बड़ी सज़ा होगी और ये जेल जाएंगे। अब दूसरा जो मरला है, दूसरा जो मेरी बात का पॉइंट था वो ये था कि जब ये पेश होते हैं, इनके वकील साहब अदालत में मौजूद नहीं थे और जो इनके जूनियर वकला थे मुल्ज़िम के वो अदालत में पेश थे, और ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने कहा कि जनाब हमने अपनी हाज़िरी लगवा दी है, अब हमें इजाज़त दी जाए, बाकी मामलात हमारे वकला साहबान देखते रहेंगे, और हम क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा अदालत में खड़े रहना बेहतर नहीं है, अदालत का इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होगा, तो हमें जाने की इजाज़त दी जाए। जिसके ऊपर जो नैब के वकील थे उन्होंने अदालत से ये कहा कि हाफिज़ आसिम मुमताज़ ने अदालत से ये कहा कि जनाब मुल्ज़िमों को कटहरे में खड़ा करें, मुल्ज़िम पूरी जिरा में यहाँ पे खड़े हों। ये क्या तरीका है कि जब किसी के ऊपर जिरा होती है तो क्या मुल्ज़िम घर चले जाते हैं? मुल्ज़िमों ने तो यहाँ रहना होता है, अगर मुल्ज़िम घर चले जाएँ तो फिर हम क्यों खड़े हैं? क्या हमने कोई गुनाह किया है या हमने कोई जो किसी तरीके से कोई ऑफेंस किया है? जिन्होंने ऑफेंस किया है वो घर जाकर सो जाते हैं, हम यहाँ 6-6 घंटे एविडेंस करवाते हैं, तो इनको कहें कि ये कटहरे में खड़े रहें और सब्र करें। जिसके ऊपर बजाय इसके कि साद रफ़ीक के वकला बोलते, साद रफ़ीक ने कहा है कि आप अपनी ट्यून ठीक करें, जिसके ऊपर अब वो प्रोसिक्यूटर है, अदालत है, प्रोसिक्यूटर भी एक वकील होता है, और वो इतनी बात उसने कहाँ सुननी थी, तो उसने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक आप मुल्ज़िम हैं और मुल्ज़िम बन के रहें और अपने तमीज़ से बात करें। अगर आप तमीज़ से बात नहीं करेंगे तो फिर हमें पता है कि हमने फिर आपसे कैसे तमीज़ से बात करवानी है, और ये आपका कोई पॉलिटिकल दफ्तर नहीं है और ये आपके कोई मुलाजिम यहाँ पर नहीं खड़े हुए। अगर अदालत में आपका एटीट्यूड ठीक ना हुआ तो मैं जज साहब को कहकर आपको अदालत से बाहर खड़ा करवा दूंगा और फिर आप सारा दिन वहाँ पर गली में खड़े रहेंगे। तो ये जब बात हुई तो इंटरप्ट किया जो वकला थे ख्वाजा साद रफ़ीक के, उन्होंने सॉरी किया प्रोसिक्यूटर से और उन्होंने कहा कि जनाब इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें। और जो जज थे जवादुल हसन साहब, उन्होंने मुल्ज़िम को कहा कि आपका ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये अदालतें हैं, कोई मजाक नहीं है, और अगर आप इस ट्यून से बात करेंगे तो शायद फिर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो सकता है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो सकती है जो आपके लिए फिर बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। हम आपको अच्छे तरीके से, हम हर मुल्ज़िम की इज़्ज़त करते हैं और हम किसी की भी बेतौकीरी नहीं करते, लेकिन अगर आपका इस तरीके का बिहेवियर होगा तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत से माजरत की और उसके बाद अदालत ने कहा आप लोग जाएँ और आपके वकला आएंगे और आज हर हाल में जिरा होगी। फिर वो जिरा हुई है, कैसर अमीन भट्ट की अटेंडेंस हुई है, और अटेंडेंस होने के बाद कैसर अमीन भट्ट की जो एविडेंस है, जो अहम एविडेंस है, उसके लिए केस को 19 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब 19 अगस्त को दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होगी और इस समाअत में अगर कैसर अमीन भट्ट का बयान रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद ख्वाजा बिरादरान को कोई नहीं बचा